हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 4 नवंबर। तो 4 नवंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे द हिंदू से, जिसमें हम पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, टेक्स, पर्सन एंड न्यूज़ से रिलेटेड खबर देखते हैं। तो आज ही बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर। देखिए स्टूडेंट्स, पहली खबर है आपके सामने, जो वुमेन्स का जो क्वाटा है ना, जो 1/3 रिजर्वेशन रखा गया है वुमेन्स के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड खबर आई है कि उसको इसी लोकसभा इलेक्शन से इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, परंतु ये डिफिकल्ट है, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जब तक है ना डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा नए डेटा पब्लिश नहीं होते, उसके अकॉर्डिंग सीट का लोकेशन ना हो जाए, तब तक हम वुमेन्स को रिजर्वेशन सीट का डिवीजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो यहाँ पे आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो देखो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये वुमेन रिजर्वेशन बिल कौन से नंबर का है? 128 नंबर का तो ये बिल है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखते थे, बिल कौन से नंबर का? 128 नंबर का बिल है। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, अगर एक्ट की बात करी जाए तो 106 नंबर का तो ये एक्ट है। ठीक है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा से ये पास हो गया, प्रेसिडेंट ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो ये वाला जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, जिसे नारी शक्ति वंदना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, तो ये पास हो गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रोविजन रखा गया है? जो लोकसभा है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं एंड दिल्ली असेंबली है, तो इसके अंदर जो 1/3 सीट्स का अलोकेशन वुमेन्स के लिए किया गया है। साथ साथ जो रिजर्वेशन रखा गया है SC ST के लिए, उसमें भी ये 1/3 रिजर्वेशन काम करेगा वुमेन्स के लिए। ठीक है, तो ये सभी जगह पर जो वुमेन्स का राइट है 1/3 का, तो वो इनको प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। ठीक है, इसमें देखिए महिलाओं की जो सीटों का आरक्षित करने के पहले भी प्रयास किए गए। तो सबसे पहले 1996 के अंदर फर्स्ट वुमेन रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, जो किसी कारण से पास नहीं हो पाया था। ठीक है, फिर 1998 से लेकर 2003 के बीच में 4 बार ऐसे ओकेशन आए जब वुमेन रिजर्वेशन बिल को रखा गया, परंतु ये फेल हो गया। ठीक है, फिर 2009 में गवर्नमेंट ने वापस इसे टेबल्ड किया, पर प्रोटेस्ट के कारण ये वापस से पास नहीं हो पाया था। ठीक है, 2010 में यूनियन कैबिनेट ने इस बिल को राज्यसभा में तो पास कर दिया था, परंतु लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। ठीक है, फिर 2014 के अंदर इस बिल को वापस से लोकसभा के अंदर रखने की बात चल रही थी, परंतु वर्ष 2023 के अंदर ये वापस से पास किया गया है ना, तो अब जाके ये पास हो पाया। अब देखिए ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जैसे मान लीजिए लोअर हाउस के अंदर वुमेन्स को रिजर्वेशन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया है 330A। ठीक है, लोकसभा के अंदर वुमेन्स को रिजर्वेशन देने के लिए आर्टिकल कौन सा? 330A जोड़ा गया है। लेजिस्लेटिव असेंबली में आर्टिकल जोड़ा गया है 332A एंड द जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली, तो उसके अंदर इस बिल के लिए आर्टिकल जोड़ा गया है 239A 239AA। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखते हैं। इसके अलावा जो रिजर्वेशन के लिए कमिटमेंट ऑफ रिजर्वेशन के लिए न्यू आर्टिकल जोड़ा गया है 334A जोड़ा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि रिजर्वेशन कब से इफेक्टिव होगा। तो इसके लिए क्या होगा, पहले सेंसस कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद में इस बिल को उसके जो बिल के प्रोविजन है उस सेंसस के अकॉर्डिंग जो डीलिमिटेशन कमीशन क्या होगा, वुमेन्स की सीट्स को रिजर्व करेगा। ठीक है, तो डीलिमिटेशन कमीशन का काम क्या रहेगा, पहले ये देखेगा जनना के आधार पर वुमेन्स की कितनी संख्या है, उस संख्या के आधार पर फिर वुमेन्स के लिए सीट्स का अलोकेशन किया जाएगा। और ये जो रिजर्वेशन है ये कितने साल के लिए वैलिड रहेगा? 15 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, अनटिल एंड अनलेस जब तक कोई पार्लियामेंट के द्वारा कोई नया लॉ ना इंट्रोड्यूस किया कर दिया जाए। ठीक है, या फिर इस पार्लियामेंट के द्वारा इस लॉ के अंदर कोई चेंजेस ना कर दिया जाए, सीट की जो सीट निर्धारित की जाएंगी उसकी संख्या को घटा या बढ़ा ना दिया जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए, आप देखिए सेकंड खबर है आपकी यहाँ से, यूट्यूबर एल्विश यादव पे चार्जेस लगाए गए हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत चार्जेस क्या लगाए गए हैं कि इनके पास से वेनम स्नेक जो सांप का जहर होता है वो मिला है 20 ग्राम, 20 ग्राम स्नेक जहर मिला है। ठीक है, तो ये जो जहर रखने तो ये कानूनी रूप से प्रतिबंध है, तो इस पे इनमें चार्ज लगाया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इनको कन्वर्ट किया गया है, जो कि नॉन बेलेबल एक्ट है, जिसमें प्रोविजन है 7 साल की जेल। ठीक है, तो कम से कम कितने 7 साल की जेल रहेगी। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 समझने से पहले यहाँ पर आपके सामने UPSC का क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया था। इफ ए पर्टिकुलर प्लांट, कोई पर्टिकुलर प्लांट की कोई स्पीसीज है, वो
उसको प्लेस किया गया है शेड्यूल 6 के अंदर, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जो शेड्यूल्स हैं उसमें शेड्यूल 6 के अंदर किसी पर्टिकुलर प्लांट की कोई स्पीसीज को रखा गया, तो इनमें से कौन सा प्रोविजन इंप्लीमेंट होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट दैट प्लांट, है ना, उस पर्टिकुलर प्लांट की जो स्पीसीज को उगाने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, या अपनी मर्जी से जाएंगे खेत में उनको उगा लेंगे, ठीक है। सच प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड, इस तरह के प्लांट्स नहीं उगाए जा सकते हैं कोई भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर, ठीक है। इट इज जनरली मॉडिफाइड क्रॉप, तो ये क्या होगा, जीएम मॉडिफाइड क्रॉप कहलाएगी अगर मान लीजिए इस तरीके के प्लांट को उगाते हैं। या सच प्लांट इज इन्वेसिव एंड हार्मफुल टू द इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये प्लांट क्या होगी, इन्वेसिव होगी या हार्मफुल है, घातक होगी हमारे इकोसिस्टम के लिए। तो बताइए कौन सा प्रोविजन इसमें एप्लीकेबल होगा। आज ये इसको देखते हैं, ये आप आर्टिकल समझ लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है, 1972 का है, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्या करता है, एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके हैबिटेट्स होते हैं, उनको रेगुलेट एंड कंट्रोल करने के लिए ये हमें क्या एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं, पौधे हैं, विभिन्न प्रजातियाँ हैं, उनको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। उसके आवास का जो आवास होते हैं, हैबिटेशंस होते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। जंगली जानवर पौधों के मतलब उनके उत्पाद जो बनाए जा रहे हैं, प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उसके लिए जो ट्रेड्स हैं उसके रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करता है। जैसे मान लीजिए जानवरों को मार मार के चमड़ा बनाया जाता है, फिर उसको बेचा जाता है, तो उसके लिए भी कौन कानून बनाता है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही ये संरक्षण मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसी के अंदर होती हैं, ठीक है। तो सरकार क्या है, समय समय पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कानून बनाकर जो वाइल्ड फोना है, फ्लोरा है, जो जंगली जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उनको क्या है प्रोटेक्ट करता है। ये प्रोटेक्शन का काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये सब काम कौन से एक्ट के थ्रू हो रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत हो रहा है, ठीक है। इसी में ही क्या है, अगर जैसे मान लीजिए दुनिया भर में वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको रोकने का काम करता है साइट्स, ठीक है। तो ये साइट्स की क्या फुल फॉर्म है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। तो ये क्या करता है, ये जो दुनिया भर से जो वनस्पति विलुप्त हो रही हैं, ठीक है, तो ऐसी वनस्पतियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए साइट्स दुनिया भर में जो इनका ट्रेड हो रहा है ना, व्यापार हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कंट्रोल करने का काम करता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आ जाइए कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ प्रोविजंस किए गए हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट को लेकर। तो देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से क्या किया गया, जो फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है, पहले क्या था स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था, इसको उठा के इसको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर लेके गए हैं। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है जिस सब्जेक्ट के ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 51A क्या कह रहा है, देखो आर्टिकल 51 की बात जब भी करेंगे तो ये 51A डील करता है फंडामेंटल ड्यूटी से। फंडामेंटल ड्यूटीज किसकी, प्रत्येक नागरिक की। तो हर एक सिटीजन क्या प्रोविजन करेगा कि वो इस तरह के कार्य करेगा जिससे वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को बचाया जा सके, ठीक है। वो प्राकृतिक के संवर्धन के लिए देश की जो वाइल्ड फोना है, फ्लोराज हैं, है ना, वाइल्ड लाइफ्स हैं, फॉरेस्ट हैं, तो इनके प्रोटेक्शन संवर्धन के लिए कार्य करेगा। आर्टिकल 51A कौन करेगा, सिटीजन करेगा, हर एक नागरिक, ठीक है। आर्टिकल 41A, जब आर्टिकल 51 से नीचे हैं 35 के बाद है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताता है किसकी, स्टेट की, ठीक है। स्टेट के कर्तव्य होंगे कि वो ये कार्य करेगा, समाज की सुरक्षा, है ना, जो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो ये ड्यूटी है किसकी, हर एक स्टेट की, कि वो पॉलिसीज़ बनाएगा, इस तरह के कार्य करेगा, जिससे क्या होगा, जो देश के वन हैं, वन जीव हैं, ठीक है, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, तो इनके प्रोटेक्शन, इनके संवर्धन के लिए कार्य करें, ठीक है। तो आर्टिकल 48 स्टेट की ड्यूटी बताता है, ठीक है। अब देखिए कुछ शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल 1, ठीक है, जो ये शेड्यूल 1 है इसके अंदर क्या है, उन स्पीसीज को रखा गया है जो खतरे या खतरे की घंटी से ऊपर चल रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा कठोर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ना। तो अगर मान लीजिए इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये जानवर मर जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनको शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया। अगर मान लीजिए ये विलुप्त होते हुए जानवरों का अगर कोई शिकार करता है तो उसे हार्श पनिशमेंट दिया जाएगा इस लॉ के तहत, ये वाली बात कही गई है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से जानवर रखे गए हैं, एक तो ब्लैक बग रखा गया, काला हिरण, ठीक है। काला हिरण के बारे में आपने सुना होगा, सलमान खान पे केस भी चल रहा था, ठीक है। स्नो लेपर्ड, ठीक है, हिम तेंदुआ, हिमालयन बियर, ठीक है। तो हिमालयन बियर कौन सा हो गया, जो हिमालयन भालू है, ठीक है। एशियाटिक चीता, तो ये 4-5 नाम है, इनको याद रख लीजिए, शेड्यूल 1 में है। अगर इनका कोई शिकार करता है, इनको कोई हानि पहुंचाता है, तो उसके लिए जो भी
व्यक्ति जिम्मेदार है उसको कठोर दंड, कठोर पनिशमेंट, रिग्रेस पनिशमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, आ जाइए आगे नेक्स्ट देखते हैं शेड्यूल सेकंड। अब देखिए शेड्यूल सेकंड में कौन से रखे गए। शेड्यूल सेकंड में वह जानवर रखे गए हैं जिनके व्यापार पे प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, और साथ साथ उनको हाई सिक्योरिटी दी गई है। तो कौन कौन से जानवर हो गए, ये हो गए आसामी मकाऊ, हिमालयन ब्लैक बियर, इंडियन कोबरा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, शेड्यूल सेकंड के अंदर आते हैं। और शेड्यूल सेकंड के अंदर आने के कारण इंडियन कोबरा और इसी का ही वेनम उसके पास मिला था। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, शेड्यूल थर्ड फोर्थ किस चीज़ से डील करते हैं। देखो शेड्यूल फर्स्ट एंड सेकंड से थोड़ा सा कम है, पर इनमें भी क्या होता है, इन जानवरों का प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, पर इन पे शिकार पे प्रतिबंध नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि शिकार पर तो प्रतिबंध है, पर ये डेंजर एंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं है, विलुप्त होती हुई कैटेगरी के अंदर नहीं आते। थर्ड और फोर्थ इनमें वो जानवर रखे गए जिनकी संख्या काफ़ी तादाद में मौजूद है। ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा हाई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, परंतु इनके शिकार पे तो प्रतिबंध है। और इसके अंदर अगर इनका शिकार करते हैं तो उसके लिए भी उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, पर ये इतना कठोर नहीं होगा जितना शेड्यूल 1 एंड सेकंड के अंदर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अब शेड्यूल थर्ड के अंदर कौन कौन सी जानवर आते हैं, देखो इसमें आता है चीतल, स्पॉटेड डियर, बघेल, ब्लू शीप, है ना, हाइना एंड सांबर डियर। ठीक है, तो ये आते हैं। और शेड्यूल 4 के अंदर कौन कौन से आते हैं, फ्लेमिंगो, हैरे, फैल्कन, किंगफिशर्स, मैपी एंड हॉर्स शू क्रैब। हॉर्स शू क्रैब होता है ये घोड़े के समान आकृति वाला केकड़ा। ठीक है, आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए शेड्यूल फिफ्थ। शेड्यूल फिफ्थ डील करता है उन एनिमल से जिनको मारा जा सकता है, जो समाज में मतलब कोई इस तरह की गंभीर बीमारी फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, या फिर जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो खाने के खाद्य सामान है, उसको नष्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जानवरों को आप क्या है मार सकते हैं, उनको वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, इनको मारने के लिए सरकार अलाउ कर सकती है, जिसे वर्मिन बोला जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। शेड्यूल फिफ्थ क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट भी है कि वर्मिन के बारे में कौन से शेड्यूल के अंदर दे रखा है, तो फिफ्थ के अंदर दे रखा है, ऐसे स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स दैट कैरी डिजीज एंड डिस्ट्रॉय द प्लांट एंड फूड, दीज एनिमल्स कैन बी हंटेड। इन एनिमल्स का शिकार किया जा सकता है। ये थोड़ा ध्यान रखते हैं। ये कौन कौन से हो गए, ये चार ही हैं, जिसमें कॉमन क्रॉस होते हैं, काले कौए, ठीक है, आम कौए जो दिखाई देते हैं ना, उनसे अगर कोई नुकसान होता है समाज को तो इनको मारा जा सकता है। फ्रूट बैट्स, रैट एंड माइस। ठीक है, ये चार नाम याद रख लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, शेड्यूल 6। अब देखिए शेड्यूल 6 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था तो इसको याद कर लीजिए। इट प्रोवाइड द रेगुलेशन इन द कल्टिवेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट एंड रिस्ट्रिक्शंस इट्स पोजीशन एंड सेल एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो शेड्यूल 6 में रिस्ट्रिक्टेड प्लांट्स के कल्टीवेशन की बात करी गई है। अगर इस तरीके के प्लांट का कोई कल्टीवेशन करना चाहता है तो उसको पहले क्या होगा, प्रायर परमिशन चाहिए होगी गवर्नमेंट की। ठीक है, तो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के आप इस तरीके पौधों का क्या कहते हैं खेती नहीं कर सकते, ना उन्हें बेच सकते हैं, ना उनका ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात कर रहा है। बोथ कल्टीवेशन एंड ट्रेड ऑफ स्पेसिफिक प्लांट्स कैन नॉट बी कैरिड आउट विथ द प्रायर परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो सक्षम जो भी प्राधिकारी होगा उसके परमिशन से ही आप इस तरीके के पौधों को उगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया होगा आपका जो क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, इसके अंदर आते हैं बेडोम्स साइडे, ठीक है, ब्लू वेंडा, रेड वेंडा, ठीक है, कुछ स्लीपर ऑर्चिड, है ना, पिचर प्लांट। तो ये स्लीपर ऑर्चिड पिचर प्लांट क्या है, ये होते हैं जैसे जीव भक्षी प्लांट। ठीक है, इस तरीके से प्लांट होता है। अब मान लीजिए कोई यहाँ पर आके बैठा है ना, तो इसके अंदर गिर जाएगा कीड़ा मकोड़ा और ये ऊपर से ढक्कन सा बंद हो जाएगा और ये इसको खा जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, पिचर प्लांट हो गया। अब ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा सीवर प्लस की कैटेगरी में आ गई है। पहले कैसी थी, सीवर में थी, अभी सीवर प्लस में आ गई है। अपन ने पढ़ा था कि जो जैसे मान लीजिए इसके लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया, जैसे 0 से लेके 50, वो क्या है, वेरी गुड क्वालिटी है, जिसमें हवा सांस लेना बहुत ज़्यादा सुखदायक है, अच्छा है। ठीक है, कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी, मतलब अच्छा रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी। अब जो खराब एयर क्वालिटीज़ है वो स्टार्ट होती है 201 से लेके, ठीक है, तो 201 से लेके 300 के बीच में इसको पुअर एयर क्वालिटी बोला गया है। ठीक है, अगर 301 से 304 का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो ये वेरी पुअर की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, अगर 401 से लेकर 450 की कैटेगरी में तो ये सीवर की कैटेगरी में आता है, और दिल्ली किस में क्रॉस कर गया है, 450 से ऊपर, जैसे सीवर प्लस की कैटेगरी बोला गया है। ठीक है, तो सीवर प्लस की कैटेगरी में क्या होगा, आपको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, एयरबोर्न डिजीज। ठीक है, तो ये हवा के कारण जो भी प्रदूषण जाते हैं शरीर के अंदर, उससे आपके लंग्स खराब हो सकते हैं। ठीक है, आपको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, तो इसके लिए सीवर प्लस में चला गया। तो इसके लिए सरकार ने कहा है कि भाई जो पेट्रोल इंजन्स हैं BS3
BS3, ठीक है, BS3 से पीछे के जितने भी इंजन थे वो सब प्रोहिबिटेड रहेंगे इस एरिया में, है ना। और डीजल इंजन BS4, ठीक है, BS4 तक की कैटेगरी के जो डीजल इंजन हैं उनका प्रोटेक्शन, वो प्रोहिबिशन रहेगा, उनको बिल्कुल पूरी तरीके से बैन कर देंगे इस एरिया में, जिससे क्या होगा एयर क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। साथ में जो इलेक्ट्रिक इंजन है उनको प्रमोट किया जाएगा, CNG व्हीकल्स को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो और इसके अलावा जो पराली जलाना है, जो स्टब बर्निंग बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो उसको रोका जाएगा कि जिससे एयर के जो पॉल्यूशन है इसको रोका जा सके, ठीक है। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए RBI को क्या हुआ है, RBI को बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड से नवाजा गया है ना। तो ये क्या है, RBI ने पेंडेमिक के दौरान बहुत अभूतपूर्व कार्य करने के कारण इसको बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा अमूल को दिया गया है आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड, ठीक है, आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड अमूल को दिया गया है। और बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड किसको दिया गया, RBI को दिया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो एक नंबर पे ये याद कर लीजिए, दूसरे नंबर पे अमूल का याद कर लीजिए, आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड अमूल को दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, टोटल 6 अवार्ड दिए गए। तो 6 अवार्ड कौन कौन से, 6 कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया। पहला हो जाएगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, दूसरा हो जाएगा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तीसरा हो जाएगा फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। चौथा है यंग चेंज मेकर अवार्ड, ये 4th कैटेगरी में, ठीक है, यंग चेंज मेकर अवार्ड। पांचवा हो जाएगा आइकॉनिक, है ना। अब ये 1 और 2 ये मान लीजिए, और ये 2 4 मान लीजिए, तो ये टोटल मिला के 6 हो गए, ठीक है। ये 5वें नंबर पे रखा गया है। और चेंज मेकर ऑफ द ईयर 6ठे नंबर पे यहाँ रखा गया है ना। हालांकि 1 और 2 आपने पहले ही याद कर लिए हैं कि बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड RBI को दिया गया है और आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड अमूल को दिया गया है, ठीक है। ये अवार्ड के नाम है और ये किस कैटेगरी में दिए गए हैं ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का अवार्ड है, 1 नंबर पे इसको करते हैं अपन यहाँ पर याद कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसको मिला है, स्टेपलर टेक्नोलॉजी को दिया गया। अब स्टेपलर टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, डिजिटलाइजेशन ऑफ द डेयरी सेक्टर, जो डेयरी सेक्टर है उसका डिजिटलाइजेशन क्या है, इसके लिए इसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। दूसरे नंबर पे दिया गया है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, ये 2 जनों को दिया गया है, 2 विनर्स हैं। पहला है इसमें हर टेक्नोलॉजी, ठीक है, हर कीज, और दूसरा है एक NGO। इन दोनों ने क्या काम किया है, गर्ल्स एजुकेशन के लिए कार्य किया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। हर कीज एंड NGO ने गर्ल्स एजुकेशन के लिए कार्य किया है, तो इनको दिया गया है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, ठीक है। तीसरे नंबर पर दिया गया है फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना को दिया गया है फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। चौथे नंबर पे दिया गया है यंग चेंज मेकर अवार्ड, ये श्रीनिधि RS को दिया गया है। इन्होंने क्या है, एक लर्नर एजुकेशन ऐप बनाई है, तो इसके लिए आप इस 4th नंबर का याद रख सकते हैं। यंग चेंज मेकर अवार्ड किसको दिया गया, श्रीनिधि RS को दिया गया है, जिसने एक एजुकेशन ऐप बनाई है, ठीक है। इसके अलावा 5वां 6ठा ये रहा बिजनेस लाइन RBI को, और आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड अमूल को दिया गया है। तो ये 6 अवार्ड हैं, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया करेगा काम श्रीलंका का जो डेब्ट ट्रीटमेंट है उसके लिए साथ देगा। इसके लिए इंडिया ने 15 मिलियन असिस्टेंस भी, $15 मिलियन का असिस्टेंस दिया है श्रीलंका को। साथ साथ ये पॉलिसीज मेकिंग में काम करेगा, उसके जो डेब्ट से निकलने के लिए जो गाइडलाइंस चाहिए वो हेल्प करेगा। तो जिससे क्या होगा, श्रीलंका को डेब्ट से बचाया जा सके, जो चाइना के द्वारा क्रिएट किया गया था, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिया के जो फर्स्ट नेबर पॉलिसी है उसका एक हिस्सा है। फर्स्ट नेबर पॉलिसी ये कहती है कि हमारे जो सराउंडिंग के जो देश हैं, आसपास के जो देश हैं, है ना, नेबर कंट्रीज हैं, तो हम उनके उत्थान के साथ जो हमारा खुद की प्रगति करेंगे तो हम इन देश को भी साथ लेके चलेंगे, ठीक है। हम जो तरक्की करेंगे तो इन देशों के साथ जो भी हेल्प या असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी तो हम इनका भी डेवलपमेंट का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ कहती है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये है गेम से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर है, नाम है TIGST, टाइगेस्ट असेफा, ASSEFA, ठीक है। तो ये टाइगेस्ट असेफा है ना, ये इन्होंने जो मैराथन होती है वुमेन्स की 42.195 किलोमीटर की, तो ये फर्स्ट वुमेन बन गई, फास्टेस्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड बन गई है इस जो क्या बोलते हैं इसको, मैराथन का, ठीक है। 42.195 किलोमीटर की जो मैराथन हुई तो उसकी फास्टेस्ट वुमेन है। इनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा 2 घंटे 11 मिनट, ठीक है, 53 सेकंड का, 53 सेकंड में इन्होंने इस रेस को कंप्लीट किया। तो ये फास्टेस्ट वुमेन बनी है, तो ये थोड़ा सा नाम याद रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल चेंज मेकर अवार्ड, ठीक है, किसको दिया गया है। तो ये आंसर बताना है, फाइनेंशियल चेंज मेकर अवार्ड किसको दिया गया, ये आपका
इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप क्या करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और जो देखो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनका आंसर दें, जिससे आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करें और हमें भी अच्छा लगेगा आपके साथ चलकर। ठीक है, जब आप तरक्की करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, सर आपसे पढ़ के ये क्वेश्चन मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमें भी अच्छा लगता है जब हम जो चीज़ पढ़ाते हैं वहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट यही है कि आपके अगर प्री में आप जो प्री या मेंस में दे रहे हो तो आपके सारे डाउट्स हैं, सारे टॉपिक्स क्लियर करते चलें। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, तो फिर बाय।